साथियों, मैं के सर आपका यूपीएससी एग्जाम पॉइंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा, हमने आज फोर्थ प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा फिफ्थ प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, और ये 25 तारीख को हुआ था। 60,244 भर्ती का फर्स्ट शिफ्ट 25 तारीख हम सोल्व करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दिल थाम कर बैठ जाइए। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द क्या होता है? लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द, लक्ष्य होता है हमारा एक तरीके से निशाना। ठीक है जी, बहुत आसान सवाल था। तो दी गई विकल्पों में लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द निशाना है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। लक्ष्य के अनेकार्थिक शब्द इस प्रकार है: उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य आदि। नागर के पर्यायवाची शब्द बताओ। नागर का पर्यायवाची शब्द, नागर, नागर होता है चतुर। दी गई विकल्पों में नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द है विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु आदि। माला फेरत, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। माला फेरत जुग भियो, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? मन का, मन का, मन का। तो जहां शब्द कई बार आए, यमक मिस होता है जोड़ा, तो यमक अलंकार उसमें होगा। ठीक है जी। माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में यमक अलंकार है। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे मन का माला की मोती, मन का मोती से दर्शाया गया। ये सब अलग अलग भिन्न है। मतलब किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द, सहायता जो करेगा सहायक होगा वो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वाक्य में कारण, करण कारक का प्रयोग किया गया। किस वाक्य में किया गया? करण, करण होता है कारण। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, तो उसने पढ़ना चाहा, तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी राइट है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अंतर्निहित, अंत, अंतः प्लस निहित। अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस करण, अंतः प्लस गत, अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अंतर्निहित का होगा अंतः प्लस निहित, अंतः प्लस निहित, अंतः। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाहका पुरुष सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी में दिया गया तो हिंदी में दिया जाएगा, खेलकूद में क्यों दिया जाएगा? क्वेश्चन इसका 1986 से 87 में स्टार्टिंग हुई थी। पहला सलाहका सम्मान साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। क्रोध रस किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध रस रोध रस का स्थायी भाव है। रोध, क्रोध, क्रोध रस का स्थायी भाव है रोध। रोध विभाव अनुभव संचारी भाव से मिलकर बनता है। इस क्रोध के कारण मुंह लाल हो जाना, दांत पिसना, शस्त्र चलाना, भुएं चढ़ाना जैसे भाव आते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का होता है हम में भी कौन सा? ये वाला हम। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। मैं एक वचन शब्द है जबकि हम बहुवचन शब्द। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? विरोध करना, विरोध करना मतलब सिर उठाना। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना या गर्दन उठाना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जा सकता है कि पार्टी अध्यक्ष की मनमानी से परेशान जीवनलाल ने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध सिर उठा लिया। स्रोत और स्त्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। स्रोत और स्त्रोत, वैसे इसे आयोग ने इसे निरस्त करा था क्वेश्चन को, तो हम भी इसे निरस्त कर देते हैं। भाई अपने पास से कुछ नहीं पढ़ाना है, जो आयोग ने माना है उसे ही पढ़ाना है। अली और अली, एक अली होता है सखी और एक अली होता है भोरा, तो भोरा और सखी। अली और अली, भोरा और सखी। अंबुज कमल और अंबुदी सागर। दमन दबाना और दामन साड़ी का किनारा। दसन दांत और दर्शन देखना। पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्म वाच्य है। कर्म की प्रधानता जहां होगी वहां कर्म वाच्य होगा।
14 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है, मतलब तत्सम नहीं है तो तत्सम है, नहीं है तो तद्भव है। तो नग्न तो तत्सम है, और क्षमा भी तत्सम है, नख भी तत्सम है, और निहित तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। नग्न का तद्भव नंगा है, नख का नाखून है, स्नेह का नेह है, क्षमा का क्षमा है। तो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। निरपराधी ही गलत है पहली बात तो। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, गलत है। उसे पौत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, बिल्कुल गलत है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। गमही शब्द है, गमही क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश है। तो यूपीपीआरबी ने इसे निरस्त करा था। कपाल का पर्यायवाची शब्द बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। कपाल का, कपाल होता है माथा, माथे को कपाल बोलते हैं। कपाल शब्द माथा का पर्यायवाची है। कपाल के अन्य पर्यायवाची शब्द है ललाट, मस्तक, सिर, खोपड़ी, माल आदि। क्वेश्चन नंबर 19, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले को स्वर्ण विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कड़वा, मीठा, काला, सुंदर आदि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। कमर टूटना, कमर टूटना मतलब निराश होना, मेहनत करते करते निराश हो जाता है इंसान जब सफलता नहीं मिलती, तो इसका यह है। कमर टूटना का क्या है? निराश होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐशना का अर्थ क्या है? ऐशना का अर्थ है अभिलाषा। ऐशना का क्या अर्थ है? अभिलाषा, हसरत, कामना। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? विद्वान का है विदुषी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। विद्वान, विदुषी दोनों शब्दों का इस्तेमाल बुद्धिमान, शिक्षित और पंडित और स्रोतों के निपुण व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओहो, ओहो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नीलमणि फूफन की किताब को दिया गया था। नीलमणि फूफन को 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इन्हें। ठीक है जी। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? अच्छी थी योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया है। जो क्रिया वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है उसे योजक क्रिया कहते हैं। थी शब्द योजक क्रिया है जो चूड़ी एवं अच्छे को जोड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 26, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद उपसर्ग है उर्दू और फारसी भाषा का। बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदगुमान, बदजात, ये सब क्या है? ये सब क्या है? उर्दू या फारसी के उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। इसका प्रकाशन वर्ष 1893 में हुआ। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। ए और बी दोनों माने वैसे इसके उत्तर आयोग ने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक सही है नहीं है? तो अनिल का अनल अंत का आरंभ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी। अनिल, अनल, हवा और आग, अभय और उभय, निर्भय और दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, जल में समाधि, जल समाधि किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है जी। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चीड़ को, चीड़ होता है पंछी, ये है नरेश मेहता की। बोलने दो चीड़ को है नरेश मेहता की काव्य कृति है। इनकी ओर है अरण्य है, उत्तर कथा है, कितना अकेला आकाश, ये सब इनकी है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं? द्विज होता है पंछी भी होता है और दांत भी होता है और विधेय नहीं होता, विधेय नहीं होता। व उपसर्ग से बना शब्द है
बदौलत, बदौलत ब उपसर्ग से बना है, ब उपसर्ग से बदौलत बना है। अब आपकी स्क्रीन पर गद्यांश है, जैसे राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासन या शासन का काम, शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। देखते हैं दोबारा, राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती है। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ठीक है जी। इस भाषा के प्रसार या प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति के शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, इसका 33वां क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही है? हिंदी भाषा पर। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? हिंदी की। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन भाषा, सारे देश की संपर्क भाषा, क्षेत्र सीमित भाषा। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता मिली? 1949 में, 14 सितंबर 1949 को। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा? राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।